आज के मुख्य समाचार। आम आदमी पार्टी के जिला स्तर की कार्यकारिणी की घोषणा। संजौली क्षेत्र में बढ़ता ट्रैफिक बना चुनौती। प्रदेश में शुरू होगा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। गोविंद सागर झील में गूंजेगा रोमांच और संस्कृति का संगम। विश्व कप विजेता रेणुका ठाकुर का ब्रोडू में भव्य स्वागत। शिमला सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में गिरावट। कांगड़ा में संपन्न हुआ अभाविप का 46वां प्रांत अधिवेशन। हिमाचल में शुरू होगा चिट्टा मुक्त अभियान। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ घेराव करेगी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति। अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी आप हिमाचल प्रदेश ने अपनी जिला स्तरीय कार्यकारिणी की घोषणा की। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से यह नई टीम गठित की गई है। इस मौके पर पार्टी ने डॉक्टर राजेश चांदना को जिला शिमला का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। डॉक्टर चांदना लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही है और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यकारिणी की घोषणा के बाद डॉक्टर राजेश चांदना ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्वच्छ राजनीति और जनहित की नीतियों को शिमला जिले के हर कोने तक पहुंचाना है। आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनेगी और पारदर्शी शासन की दिशा में काम करेगी। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश नेतृत्व ने विश्वास जताया है कि नई जिला कार्यकारिणी के गठन से संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क में नई ऊर्जा आएगी। नमस्कार हिमाचल वासियों, आज बड़े हर्ष का दिन है और बड़े उल्लास का दिन है। हमारी जिला वार कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी की पूरे हिमाचल प्रदेश में आज घोषित हो चुकी है, जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी शामिल है। और मैं एक बात और भी रखना चाहता हूं कि इस बार पार्टी बड़े दमखम के साथ, हमारे प्रभारी जी हैं ऋतुराज गोविंद, 2 टाइम एमएलए दिल्ली, आज की डेट में राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे सह प्रभारी हैं अजय राजपूत जी, जिनकी देखरेख में हम ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं इस समय जिला शिमला कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूं और पूरे हिमाचल में आज कार्यकारिणी घोषित होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं विधानसभाओं में। और विधानसभाओं 68 विधानसभाओं में भी हमारे काफी हद तक काम हो चुका है और करीब 15 या 16 तारीख तक हमारी विधानसभा की कार्यकारिणी भी घोषित हो जाएगी। फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे पंचायत लेवल तक और फिर बूथ लेवल तक। इस बार पार्टी की सोच ऐसी ही है कि हम बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करेंगे और धीरे धीरे, ये तो हो गया संगठन की बात, धीरे धीरे मौजूदा कांग्रेस सरकार को भी हम हर मुद्दे पर घेरते जाएंगे, क्योंकि आप लोग सब देख रहे हैं, प्रदेश की जनता, प्रदेश के सरकारी एम्प्लॉइज, प्रदेश के पेंशनर्स, प्रदेश की जनता पूरी इस समय त्रस्त है। कांग्रेस सरकार का जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा था वो अव्यवस्था में बदल चुका है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। और अब दोबारा हम भाजपा को आने का मौका नहीं देंगे। इस रणनीति के साथ हम मैदान में उतरने वाले हैं। हम बड़े सोच समझ के कदम ले रहे हैं और आगे चल के हम 2027 में हिमाचल प्रदेश चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसी रणनीति से हमारी पार्टी काम कर रही है। और जो अभी कुछ मीडिया ने मेरे से ये भी पूछा कि प्रदेश की कार्यकारिणी कब घोषित करेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार हम नीचे से चलेंगे और ऊपर जाएंगे। तो ये सब हो जाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि आज जिला कार्यकारिणी हुई है, फिर विधानसभा होगी, फिर पंचायत लेवल होगी, फिर बूथ लेवल तक हम जाएंगे और फिर उसके बाद स्टेट लेवल की भी हो जाएंगी। और बहुत जल्द ही हम अपना पूरा संगठन तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोगों की भूली हुई रकम जैसे कि बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों और म्यूचुअल फंड, शेयर और डिविडेंड में
बड़ी निष्क्रिय वित्तीय संपत्तियां उनके हकदारों के पास वापस पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के संयुक्त निर्देशों पर आधारित आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू हो गया है। देश भर में चल रहे इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड एजेंसियां और वित्तीय संस्थान दिसंबर तक विशेष जांच और जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसका उद्देश्य उन खातों और निवेशों की पहचान करना है जिनका वर्षों से कोई दावा नहीं किया गया है और जो अब तक जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड में शिफ्ट हो चुके हैं। बैंकों के अनुसार जिन खातों में पिछले 10 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है उन्हें निष्क्रिय माना जाता है। अब इन खातों की समीक्षा कर वास्तविकता खाता धारकों या उनके वारिसों की पहचान की जाएगी और उन्हें दावा प्रक्रिया के माध्यम से उनकी राशि लौटाई जाएगी। योजना के तहत केवल बैंक खाते ही नहीं बल्कि बीमा पॉलिसियां, म्यूचुअल फंड निवेश, शेयर बाजार में बड़ी रकम और डिविडेंड जैसी वित्तीय संपत्तियां भी शामिल है। इस बार पॉलिसी धारक की मृत्यु, पते में बदलाव या दस्तावेजों की कमी के कारण राशि का दावा नहीं हो पाता। अब इन रिकॉर्ड्स को डिजिटल माध्यम से मिलान कर संबंधित हकदारों से संपर्क किया जाएगा। राज्य में यह अभियान राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके तहत हर जिला मुख्यालय, उपमंडल और ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित होंगे जहां बैंक और वित्तीय संस्थान नागरिकों को जानकारी देंगे। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने पुराने खाते, बीमा दस्तावेज, पैन और आधार कार्ड के साथ इन शिविरों में आकर अपनी पूंजी का दावा करें। जागरूकता अभियान 3 महीने तक दिसंबर 2025 तक चलेगा, लेकिन बैंकों के लिए यह योजना 1 वर्ष तक 1 अक्टूबर 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान जो भी निष्क्रिय खाते सक्रिय होंगे या जिन पर दावे निपटाए जाएंगे वे इस योजना के अंतर्गत आएंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे निष्क्रिय खातों की सूची सार्वजनिक करें, दावा प्रक्रिया को सरल बनाएं और हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट जिला स्तरीय समितियों को सौंपे। अभियान के तहत विद्यालयों, पंचायतों और स्थानीय निकायों को भी जोड़ा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने परिवारों की भूली हुई पूंजी की जानकारी प्राप्त कर सके। यह पहल न केवल आर्थिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है बल्कि नागरिकों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। राजधानी शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या अब आम जनजीवन पर गंभीर प्रभाव डालने लगी है। सोमवार सुबह संजौली क्षेत्र में यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। कई वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। सुबह करीब 10 बजे के आसपास वीकेंड के बाद शहर में लौट रही गाड़ियों की संख्या अचानक बढ़ गई। लक्कड़ बाजार संजौली मार्ग पर ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। कार्यालय, स्कूलों और अस्पतालों की ओर जाने वाले लोग जाम में फंसकर समय पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि संजौली क्षेत्र में यह स्थिति नई नहीं है। रोजाना सुबह और शाम के समय जाम लग जाता है। लोगों का कहना है कि सड़कें तंग होने और वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि के कारण समस्या और गंभीर होती जा रही है। कई जगहों पर अवैध पार्किंग और सड़क किनारे लगे ठेलों ने भी यातायात को बाधित कर रखा है। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि हर सुबह यही हाल रहता है। गाड़ियां एक लाइन में अटक जाती है और पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। स्कूल बसें और एम्बुलेंस तक जाम में घंटों तक फंसी रहती है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम को खोलने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने कई स्थानों पर वाहनों को डाइवर्ट भी किया, लेकिन बढ़ती भीड़ और सड़क की सीमित चौड़ाई के कारण स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पाना मुश्किल साबित हुआ। यदि शिमला में ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी विकट हो सकती है। शहर की भौगोलिक स्थिति, सीमित सड़क चौड़ाई और बढ़ते वाहन संख्या के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।
राजधानी शिमला की सब्जी मंडी में इस हफ्ते हरी सब्जियों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते सप्ताह जहां कई सब्जियां 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, वहीं इस हफ्ते उनके दामों में 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक की कमी आई है। कीमतों में इस गिरावट से आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में मंडी में आपूर्ति बढ़ने और मौसम अनुकूल रहने से दामों में गिरावट आई है। किसानों से लगातार नई खेप आने से बाजार में सब्जियों की उपलब्धता प्राप्त है। मंडी में सब्जियों के भाव कुछ इस प्रकार से है। मूली 40 रुपए प्रति किलो, साग 30 रुपए प्रति गट्ठी, पालक 30 रुपए प्रति गट्ठी, मेथी 30 रुपए प्रति गट्ठी, गोभी 40 रुपए प्रति किलो, फूल गोभी 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर 60 रुपए प्रति किलो, शलगम 30 रुपए प्रति किलो, धनिया 60 रुपए प्रति किलो। वहीं बैंगन 40, भिंडी 50, तोरी 50, बंद गोभी 50 और मूली 40। वहीं आलू 30 रुपए प्रति किलो, प्याज 30 रुपए प्रति किलो, करेला 50 रुपए प्रति किलो, वहीं शिमला मिर्च 60 रुपए प्रति किलो मिल रही है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि पिछले हफ्ते टमाटर, फूलगोभी और शिमला मिर्च के दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। आपूर्ति में कमी और बारिश के चलते ट्रांसपोर्ट प्रभावित होने से कीमतों में उछाल आया था, लेकिन अब खेतों में नई फसल की आवक शुरू होने और मौसम साफ रहने से मंडियों में माल की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे बाजार में स्थिरता लौटी है। मंडी के व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ हफ्तों में हरी सब्जियों की आवक और बढ़ने की उम्मीद है, इससे कीमतों में और स्थिरता बनी रह सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर मौसम अचानक खराब हुआ या परिवहन बाधित हुआ तो दामों में हलचल आ सकती है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने कहा कि मौजूदा दामों में उन्हें राहत मिली है। खासकर त्योहारी सीजन के बाद यह गिरावट आम परिवारों के बजट को संभालने में मदद करेगी। शिमला सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में हालिया गिरावट ने आम जनता को कुछ राहत दी है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर जब अपने गृह क्षेत्र रोहडू पहुंची तो लोगों ने उनका पलके बिछाकर स्वागत किया। जगह जगह ढोल नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई। ग्रामीणों ने अपनी बेटी को कंधों पर उठाकर सम्मानित किया। रेणुका ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे हिमाचल और देश की है। उन्होंने कहा, मुझे मेहनत की प्रेरणा माँ से मिली और चाचा भूपेंद्र ठाकुर ने हमेशा हौसला बढ़ाया। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर सरकार और समाज समय पर प्रतिभा को पहचाने तो हर युवा इस मुकाम तक पहुंच सकता है। रेणुका ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान मानसिक दबाव बहुत अधिक रहता है, लेकिन टीम के ड्रेसिंग रूम में हंसी खुशी का माहौल बनाकर तनाव को दूर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि विश्व कप जीतने के बाद सबसे पहले हिमाचल सरकार ने इनामी राशि की घोषणा की, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। रेणुका ठाकुर सुबह 7 बजे चंडीगढ़ से टैक्सी में रवाना हुई और दोपहर लगभग 2 बजे हाटकोटी मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने मां सुनीता ठाकुर, भाई विनोद ठाकुर और भाभी के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने उनसे सेल्फी ली और शुभकामनाएं दी। इसके बाद महेंद्रली में स्वर्ण समाज की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर ग्रामीणों ने जश्न मनाया और रेणुका को कंधों पर उठाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद वह रोहडू पहुंची, जहां प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उन्हें सम्मानित किया गया। रेणुका ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले जब मैं अपना परिचय पारसा गांव से होने का देती थी तो लोग पेरिस समझते थे। आज गर्व होता है कि पूरा देश पारसा का नाम जानता है। रेणुका की मां सुनीता ने कहा कि बेटी ने आज गांव, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज उसके पिता भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत, परिवार का सहयोग और क्षेत्र के लोगों की दुआएं रेणुका की सफलता की असली ताकत है। रेणुका के पिता केहर सिंह ठाकुर का निधन तब हुआ जब रेणुका मात्र 2 साल की थी। उनकी मां ने ही कठिन परिस्थितियों में बेटी की परवरिश की और उसके खेलों में आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा दी। रेणुका के चाचा भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि जब भी रेणुका को किसी समस्या का सामना करना पड़ता था, वह खुलकर बात करती थी और हार नहीं मानती थी। रेणुका ठाकुर के सम्मान में गांव पारसा में धाम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन से रेणुका ठाकुर ने न केवल भारतीय टीम को जीत दिलाई, बल्कि हिमाचल की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई। रेणुका ने कहा कि वह अब अगले विश्व कप की तैयारी में जुट गई है और चाहती है कि देश की हर बेटी अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखे। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त
तत्वाधान में बिलासपुर एक्वा फेस्ट 2025 का आयोजन आगामी 21 से 23 नवंबर तक किया जाएगा। यह 3 दिवसीय जल महोत्सव गोविंद सागर झील की लहरों पर रोमांच, साहस और मनोरंजन का अद्भुत संगम पेश करेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने बताया कि यह आयोजन गोविंद सागर झील के लोहनू से मंडी भराड़ी तक के क्षेत्र में होगा। इस महोत्सव में लगभग 250 प्रतिभागी देश भर के विभिन्न राज्यों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय और खेल संघों से भाग लेंगे। मंत्री ने बताया कि महोत्सव के दौरान कई आकर्षक जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं से दर्शकों को झील पर रोमांचक नजारा भी देखने को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान रेड क्रॉस मेला, स्थानीय आजीविका मेला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएगी। इसमें स्वयं सहायता समूह और स्थानीय उद्यमी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री करेंगे, जिससे स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गोविंद सागर झील को एक प्रमुख जल एवं इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करना है और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल स्थानीय पर्यटन को नई दिशा देगा, बल्कि क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर एक्वा फेस्ट 2025 प्रदेश में एडवेंचर, इको और एक्वा टूरिज्म के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। यह आयोजन सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी का प्रतीक है। मंत्री ने सभी संस्थानों, खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस आयोजन को सफल और यादगार बनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 46वां प्रांत अधिवेशन कांगड़ा जिले के गुप्त गंगा परिसर में संपन्न हुआ। 3 दिवसीय यह अधिवेशन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से 524 कार्यकर्ता शामिल हुए। अधिवेशन के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए नई प्रांत कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी, पद्मश्री डॉक्टर शमा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अशोक कुमार जैसे गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अधिवेशन में नशा, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण जैसे विषयों पर छात्र नेताओं ने प्रभावशाली वक्तव्य दिए। परिषद ने प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और शैक्षणिक सुधार पर 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। कार्यक्रम के दौरान कांगड़ा शहर में शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में आए कार्यकर्ताओं का फूल वर्षा से स्वागत किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थी परिषद की वर्ष भर की गतिविधियों के साथ 2047 का विकसित भारत की झलक भी प्रदर्शित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो ये 46वां प्रांत अधिवेशन है, वो गुप्त गंगा कांगड़ा में 31/1/2 को संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 524 कार्यकर्ता, 524 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल रहे, जिसमें छात्र 310, छात्रा 167 और प्राध्यापक 47 इस अधिवेशन में शामिल रहे। एक लघु हिमाचल का दर्शन कांगड़ा की गुप्त गंगा में देखने को मिला। चाहे वो चंबा हो, चाहे वो लाहौल हो, चाहे वो पांगी हो, पूरे प्रदेश भर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसमें आए और उन्होंने इस अधिवेशन की शोभा बढ़ाई और जिसमें हिमाचल के लघु हिमाचल के दर्शन करने को मिले। इसी के साथ 31 तारीख को विद्यार्थी परिषद की रचनात्मक, आंदोलनात्मक, संगठनात्मक विषय पर एक प्रदर्शनी पूरे प्रदेश भर की जिलाओं की लगाई गई। जिस तिथि जब प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ उसके मुख्य रहे। इसमें विशेष उपस्थिति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी की रही। प्रदर्शनी स्थल का नाम सूबेदार मेजर पवन कुमार जी के नाम पर रखा गया था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में बलिदानी के रूप में रहे। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने अपनी जान गंवाई। उन्हीं मेजर सूबेदार पवन कुमार जी के नाम पर हमारा प्रदर्शनी स्थल रहा, जिसमें उनके पिताजी
विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय गरज सिंह जी रहे। जब उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, वो भी फौज में रहे हैं, फौज से रिटायर हैं, उन्होंने जब अपना वक्तव्य रखा, पूरा सभागार इमोशनल हो गया और उन्होंने कहा कि हम फौजी हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने घर लौटना है या नहीं। और उन्होंने कहा, जो मेरे बेटे ने मुझे ये सम्मान दिया है उसका मैं आभारी हूँ। विद्यार्थी परिषद ने जो मुझे सम्मान दिया है मैं उसका आभारी हूँ। इसी के साथ 1 नवंबर को नए अध्यक्ष मंत्री का चुनाव रहा, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जी और मंत्री मैं स्वयं नैन्सी अटल जी रहे। और इसी के साथ हमारा उद्घाटन समारोह, इस अधिवेशन का उद्घाटन समारोह रहा, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व के मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर शमा मैत्रेय जी रहे। विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी रहे। और स्वागत समिति के अध्यक्ष मुनीश शर्मा जी और स्वागत समिति के मंत्री उमेश दत्त जी इसमें रहे। अगर मैं मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य की बात करूं तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय शांता कुमार जी का कहना था कि लंबे समय के बाद मुझे विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है, मुझे युवाओं के बीच में रहने का सौभाग्य मिला है। मैं 92 वर्ष का हूं, लेकिन आज मुझे युवा शक्ति में रहकर युवाओं जैसा महसूस हो रहा है। युवा वो है जो कभी थकता नहीं तो कभी रुकता नहीं। मैं भी 92 वर्ष का हूं, मैं भी कभी रुका नहीं, ना ही मैं कभी झुका। इसी के साथ जब उन्होंने ये वाक्य बोले तो जो भी हमारे प्रतिनिधि 524 प्रतिनिधि वहां पर आए हुए थे, उनमें एक ऊर्जा मिली, उनको एक ऊर्जा मिली। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ आगामी विधानसभा सत्र में घेराव करने का ऐलान किया है। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार पेंशनर्स की जायज मांगों, लंबित मांगों की अनदेखी कर रही है, जिसके चलते समिति आंदोलन के अगले चरण की ओर बढ़ रही है। भूपराम वर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि पेंशनर्स की आवाज विधानसभा तक पहुंचे। आगामी सत्र के दौरान हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण समाधान की दिशा में ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने सभी पेंशनर से संयम और एकता बनाए रखने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने पिछले 2 महीने से हिमाचल प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और मुख्य सचिव को और वित्त सचिव को एक हमने 14 पॉइंट मांग पत्र दिया था, जिसमें विभिन्न हमारे 18 जो संगठन है पेंशनर्स के पूरे हिमाचल प्रदेश में, कि ये 14 मांगे जो है हमारी जल्दी इसको पूरा किया जाए। परंतु सरकार ने ना कोई इन्विटेशन दिया है, ना कोई हमारी डिमांड अभी तक पूरी की है। केवल उसमें क्या हुआ है कि 4% की हमारी जो डीए की किस्त ड्यू थी उसको रिड्यूस करके 3% दिया है और 1% वो बीच में मिसिंग है। जबकि स्टेट के किसी भी चीफ मिनिस्टर को या चीफ सेक्रेटरी को या फाइनेंस सेक्रेटरी को ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है उसको कम करने के लिए, क्योंकि ये जो निर्धारण होता है ये होता है महंगाई के बेस पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट है जो इसको पूरे इंडिया में पूरे राज्यों के लिए निर्धारित करता है। तो हमने जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से सरकार को लेटर लिखा कि इसको आप इमीडिएटली पेंशन्स और सभी कर्मचारियों के पक्ष में 4% इसको रिवाइज करें ऑर्डर को। अभी तक वो भी रिवाइज नहीं हुआ है। और हमारी जो पिछले 2-2.5 वर्षों से जो हमारी मुख्य मांगे चल रही है, जिसमें मुख्यतः तो हमारा जो पेंशनों का एरियर है, जिसमें ग्रेजुटी है, लीव इनकैशमेंट है, कम्यूटेशन है,
ये 1/1/16 से और 31/1/2021 तक के बीच जो हमारे कर्मचारी साथी रिटायर हुए हैं सभी विभागों में, कॉरपोरेशन बोर्ड्स में, उनको वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं। और इसके अलावा जो डीए की 16% किस्तें 16% जो डीए मिलना था उसमें से 3% अभी दिया, 16% बाकी है, 13% बाकी है। आप देखेंगे कि भारत सरकार ने 8वां वेतनमान भी घोषित कर दिया है और हमारे को अभी तक जो 6ठा वेतन आयोग है उसकी देनदारियां ही पूरी नहीं हुई। तो सरकार हमारे पेंशनर्स के जो मुद्दे हैं, जो वित्तीय लाभ मिलने चाहिए थे समय पर, उसको देने में असमर्थ रही है। इसी कड़ी में हमने पिछले महीने जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किए और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को चिताया कि जो हमारा 14 मांग सूत्री पत्र हमने आपको भेजा है उस पे तुरंत कार्रवाई करें, परंतु सरकार ने उस पे भी कुछ नहीं किया। अभी हमने पिछले दिनों 7 नवंबर को मंडी में जो प्रदेश के हमारे 18 पेंशन्स के बड़े संगठन हैं उनका एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया गया और एक उस पर मंथन किया गया कि जो जिला का हमारा ये प्रदर्शन हुआ है उसकी समीक्षा हुई। और ये आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर जी जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष है जॉइंट एक्शन कमेटी के, उनकी अध्यक्षता में वहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसके तहत जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को एक नोटिस दोबारा देंगे कि अगर आप 20 नवंबर तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो एक प्रदेश व्यापी आंदोलन, रैली, धरना प्रदर्शन और विधानसभा का जो सत्र हिमाचल प्रदेश का तपोवन में धर्मशाला में 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने जा रहा है, उसका विधानसभा का हम घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी प्रदेश सरकार की होगी। हिमाचल प्रदेश से चिट्टा उन्मूलन के लिए एक निर्णायक अभियान शुरू करने के लिए हिमाचल सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर को राजधानी शिमला में ऐतिहासिक रिज से चौड़ा मैदान तक एक विशाल चिट्टा विरोधी रैली से होगी। नगर निगम के महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें मिलकर हिमाचल को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना होगा। यह लड़ाई हर घर, हर स्कूल और हर मोहल्ले की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में जागरूकता, रोकथाम और सख्त प्रवर्तन तीनों पर बराबर जोर दिया जाएगा। इस बीच शिमला नगर निगम और पुलिस विभाग ने भी नागरिकों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि समाज के हर वर्ग को इस अभियान में अपनी भूमिका निभानी होगी ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम और पुलिस विभाग शहर में जन जागरूकता कार्यक्रमों और प्रचार अभियानों के माध्यम से इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाएंगे। देखिए, 15 तारीख को एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉक करने जा रही है रिज से लेके चौड़ा मैदान तक, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आएंगे और उन्होंने उन्हीं के निर्देशानुसार हम एक कार्य को करने जा रहे हैं पुलिस विभाग के साथ मिलके। पुलिस डिपार्टमेंट का ये प्रोग्राम है जिसमें नगर निगम और पुलिस डिपार्टमेंट इसमें मिलके इस कार्य को कर रहे हैं और दूसरी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 3-4-5 हज़ार बच्चे लोग इसमें होंगे जो एक अवेयरनेस के तौर पर करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि चिट्टा एक हिमाचल में बहुत बड़ी बीमारी के रूप में यहाँ निकल रहा है और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो जनरेशन है वो इसमें फंसती जा रही है। इसके लिए एक सभी का सहयोग भी चाहिए और सबका एक इसमें सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी हमारे समाज को, हमारी जो बच्चे हैं उसमें फंसते जा रहे हैं, जो एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस पर कंट्रोल करना और बड़े लेवल पर इस कार्य को उनको करने जा रहे हैं। और इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी होगा। शिमला से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हमारा जो पार्टिसिपेशन होगा 700-800 लोग हमारे भी होंगे इसमें, जिसमें नगर निगम के हमारे जो सफाई के कर्मचारी और दूसरे है उसको हम सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और हमारे सारे HODs भी होंगे और एक अवेयरनेस कैंप हम इसमें लगाएंगे और जगह जगह हम अपने होर्डिंग्स और लोगों के माध्यम से और अवेयरनेस की अपनी जानकारी भी देंगे।